तो बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक अपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हो चुका है। आज लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 1-2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया? बायो-सावर्ट लॉ पढ़ लिया और बायो-सावर्ट लॉ की हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस कर ली। इसी तरीके से हमने लेक्चर 2 में सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल पढ़ लिया, है ना। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल पढ़ लिया और हमने एक आर्क भी पढ़ लिया। तो देखिए, मैंने जो आपको लेक्चर 2 में जो पढ़ाया उसको एक बार जरा समरी बना दो। लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये आपको पढ़ाया था, डेराइव कराया था एक्चुअल में। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसके एक्सिस पर हमने B निकाला था और B जो आया था एक्सिस पर वो आया था μ0 NIR स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, ये B आया था। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए B की वैल्यू ये आई थी, राइट। इसी तरीके से हमने एक आर्क के लिए भी वैल्यू निकाली थी। आर्क के लिए कि अगर एक आर्क था और आर्क की रेडियस तो कैपिटल R थी, अगर एंगल थीटा था तो जो B आया था वो भी आया था μ0 I थीटा अपॉन 4πr, μ0 I थीटा अपॉन 4πr, ये आया था हमारा, करेक्ट। आज मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा और सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे B और X में, है ना। तो देखिए, ग्राफ B वर्सेस X फॉर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है ग्राफ B वर्सेस X फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, ग्राफ B वर्सेस X फॉर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला ये है। चलिए, इसमें ये n टर्म्स है तो ऐसा है ना। अगर एक टर्म हो तो n बराबर 1 रख देंगे, कोई खास बात नहीं है। चलिए, कुछ वैल्यूज आप पता करिए। सबसे पहले आप पता करिए x इक्वल टू 0 होगा तो b कितना होगा, x इक्वल टू r होगा तो b कितना होगा, x इक्वल टू r/2 होगा तो b कितना होगा, ये पता करिए। तो देखिए, जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखिए तो आपका b आएगा μ0 NI अपॉन 2r। फिर जब आप इसको रखेंगे तो आपका यहाँ चेक करिए, आपका r, आप यहाँ पर r स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा μ0 NI अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2 r स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आएगा 4√2 इंटू r। अगर आप r स्क्वायर r/2 रखेंगे यहाँ पर तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा r स्क्वायर बाई 4, और फिर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में ये जो 4 है ये आएगा, तो 4 का रूट आएगा और एक 4 खुद आएगा। तो देखना जरा क्या आएगा, ये इसका कैलकुलेशन करने पर नीचे आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। तो मैं कहूँगा ये आएगा 4 μ0 NI अपॉन 5√5 इंटू r, है ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज, ये चीज है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास में ये जो यहाँ पर सारा सीन क्रिएट हो रहा है, ये है B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये है। अब मैं यहाँ पर B और X में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग देखना। B और X में ग्राफ ऐसा आता है बेटा। अगर मैं इधर 0 रख दूं
इधर मैं प्लस एक्स ले लूं, इधर मैं माइनस एक्स ले लूं, तो b की सबसे बड़ी जो वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो सेंटर पर आती है। आप देखो x बराबर 0 रखोगे तो b सबसे ज्यादा आएगा, तो मैक्सिमम b यहां होगा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर b की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ेगा b घटता चला जाएगा, तो b कम होगा, b कम होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा b की वैल्यू घटेगी। ये मैं अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। दोनों साइड एक जैसा ग्राफ होता है, शायद मैं बना नहीं पा रहा, दोनों साइड एक जैसा ग्राफ नहीं बन रहा क्या है? चलो मैं एक बार कोशिश करता हूं, है ना। हाँ, थोड़ा सा ड्राइंग में मेरे को कमी आती है ड्राइंग बनानी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों साइड एक जैसा बने। हाँ, एक जैसा नहीं बना अभी भी बेटा, ऐसे एकदम तो मैं नहीं बना पाऊंगा फिर। चलिए, अब शायद लग रहा है काफी हद तक एक जैसा, है ना। हाँ ठीक, अब एकदम सही तो मेरे से बनेगा नहीं भैया, मान लो। अब आप देखिए, ये आपका एक पॉइंट यहां पर ऐसा पॉइंट आ रहा है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि मैं इस पॉइंट को P कहता हूं और इस पॉइंट को Q कहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि P and Q are two such points where curvature of graph changes. हाँ जी, P and Q are such points where curvature of graph changes. P and Q are two such points. एक मिनट, just a moment please. यस प्लीज। तो ध्यान दो, P and Q are two such points where curvature of graph changes. क्या मतलब है इसका, कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस का? आप ग्राफ को अच्छी तरह से ध्यान से देखो तो P और Q पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो कॉन्वेक्स है, और P और Q पॉइंट के नीचे जो ग्राफ है वो कॉनकेव है। तो आप ध्यान दीजिए इधर, P and Q are two such points where curvature of graph changes, है ना। तो above P and Q, above points P and Q, above points P and Q, है ना। कर्वेचर above points P and Q, graph is convex, and below P and Q, graph is concave. It is very obvious, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। P and Q के ऊपर ये ग्राफ कॉन्वेक्स शेप का है और बाद में कॉनकेव शेप का है। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? These points where curvature of graph changes, are called points of inflection.
तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहां पर, वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। दिस पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आसपास का छोटा सा पार्ट लेता हूं ग्राफ का, तो इट सीम्स नियरली स्ट्रेट लाइन, है ना, इट लुक्स लाइक लिटिल स्ट्रेट लाइन वेरी क्लोज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, है ना। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ मतलब दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ seems to be a straight line, करेक्ट। चलिए अब मैं ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हैं इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बताता हूं, है ना। तो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पी एंड क्यू। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डी बी अपॉन डी एक्स। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स स्लोप ऑफ dx graph is constant near the point of inflections, एक्चुअली पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के पास में ग्राफ का छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन होता है, और आप सब जानते हैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो पहली बात है dB अपॉन dx कांस्टेंट होगा क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। नंबर टू d2b अपॉन dx स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए वहां पर 0 आएगा। आप लोगों को अभी मैंने जो ये b का जो फॉर्मूला बताया था, अगर इस फॉर्मूले को आप म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था ना बेटा, 3/2, अगर आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करें और फिर आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए 2 बार डिफरेंशिएट करिए। अगर आप इसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसे 0 पुट करें, आपके पास में 0 पुट करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ±r/2। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं वो ±r/2 पर होते हैं, ±r/2 पर होते हैं। अब ध्यान दो, मैं b की वैल्यूज बता रहा हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था b की वैल्यूज कि ये आपका फॉर्मूला था। आपने ध्यान दो, इधर ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले में एक बार x बराबर 0 लिखो, आप एक बार x बराबर r लिखो, एक बार आप x बराबर क्या लिखें? r/2 लिखें। लिखकर देखो एक बार, x बराबर 0 लिखिए, b बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट ni, अगर n टर्म्स है तो 2r, अगर अकेला टर्म हो तो n बराबर 1 आ जाएगा, राइट। ओके, x बराबर r हो तो b बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट ni, x बराबर r है जी, तो ये आ जाएगा 4√2 r। आप x बराबर r लिखेंगे तो यहाँ पर 2r स्क्वायर आएगा, तो इसलिए ऐसा। अब देखिए b बराबर क्या आएगा जब x बराबर r/2 लिखेंगे यहाँ पे, तो r²/4 आएगा, फिर 4 का एलसीएम लेंगे आप, तो मैं कह रहा हूँ ये आएगा 4 ऊपर चला जाएगा, एक 4 बचेगा, एक कट जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5r, ऐसा आएगा। ये आपका b आएगा। ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर b की वैल्यू आएगी, करेक्ट। तो ये आपका ग्राफ हो गया b और x में।
अब हम बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। क्या बात करेंगे? हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। आप लोग ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, फॉर्मूले में रख करके मैंने वैल्यूज निकाली हैं, है ना, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फॉर्मूला कल हमने डेराइव किया था, वही फॉर्मूला है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। तो देखिए, टू आइडेंटिकल कॉइल्स, टू आइडेंटिकल कॉइल्स। सभी बच्चे इस आइडेंटिकल वर्ड का मतलब समझें। टू आइडेंटिकल कॉइल्स, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब बहुत ही डिटेल्ड है। दो कॉइल्स एग्जैक्टली सेम होंगी, उनके नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे, उनकी करंट की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा, इसके अलावा मटेरियल ऑफ वायर सेम होगा, वायर की थिकनेस सेम होगी, यानी कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वायर की थिकनेस अलग होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन अलग होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, करंट की वैल्यू अलग होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए। टू आइडेंटिकल कॉइल्स प्लेस्ड कोएक्सियली, प्लेस्ड कोएक्सियली at distance equal to radius, at distance equal to radius, radius, distance equal to radius are called Helmholtz coils, are called Helmholtz coils। है ना? These Helmholtz coils, these are used to produce or create approximate uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यानी कि ये दो कॉइल्स जो होती हैं इनके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखिए, जैसे मान लो एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, दोनों कॉइल्स एकदम आइडेंटिकल हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस के बराबर है। ध्यान दीजिए, ये आपका करंट है, यहाँ भी करंट आई है, सेम करंट है, अलग अलग करंट नहीं है, अलग अलग करंट नहीं है। बेटे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था कॉइल का बी और एक्स का, तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों कॉइल्स के लिए एक बार बी एक्स का रफ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों के लिए अलग अलग कर देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखना आप, ये देखो, अब मैं इस कॉइल के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज ग्राफ ओनली फॉर सिंगल कॉइल, है ना। अब मैं दूसरी कॉइल के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ग्राफ टू अनदर कॉइल। अब देखिए, ये बी एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, ये बी एक्स है, करेक्ट, बी है इधर। अब मैं इन दोनों ग्राफ को बीच में जो है ना, देखिए क्या होता है बीच में, यहाँ बी की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ बी की वैल्यू मैक्सिमम है। अब जब हम इधर चलते हैं तो एक के कारण बी की वैल्यू घटती है, दूसरे के कारण बी की वैल्यू बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के इसके बीच में अगर हम ग्राफ चेक करें तो ये ग्राफ लगभग ऐसा आता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो ये जो बी है, ये वाला जो ग्राफ है ऊपर, ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, इसी को हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स कहते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, जब हमें लेबोरेटरी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का यूज करते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से जो है ना हमें मिल जाता है। अब हम बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स को, मैं मिटा रहा हूँ पूरा।
है ना, वो हम डिस्कस कर चुके। अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात मैं बहुत डिटेल में करूंगा और एक्चुअल में बस ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद में फिर हम फोर्स की बातें करेंगे, है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात मैं शुरू करूंगा, उससे पहले मैं जरा कुछ मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात शुरू करें, उससे पहले कुछ मैग्नेटिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे। करेक्ट। देखिए, फ्यू इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स। फ्यू इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बी क्या चीज है। देखिए, बी के बहुत सारे नाम हैं, मैं सारे नाम आपको बता देता हूँ क्या क्या नाम है। अलग अलग समय पर इसको अलग अलग नाम से पूछा जाएगा, बोला जाएगा। सबसे पहला नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। दूसरा नाम है इसी का बी का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। दीज आर एक्चुअली सिनोनिम। इसी का एक नाम और है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, ये बी के नाम हो गए, 3 नाम हो गए। हाँ, अब मैं जरा बी की यूनिट बता देता हूं आपको, है ना। बी की यूनिट हम एक्चुअल में इसको कहते हैं टेस्ला। बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। मैं एक बार यूनिट्स के मामले को लेकर के बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे तो हम इन सब की यूनिट्स को लेकर के एक रिगोरस डिस्कशन करेंगे। राइट, तो चलिए, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट टेस्ला होती है ना, टेस्ला। तो ये आप इसको टी बोलेंगे केवल। इसके बाद में दूसरी क्वांटिटी जो आ रही है उसको हम कहते हैं एच। एच को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको ही हम कभी कभी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी कह देते हैं। मैग्नेटाइजिंग, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स जो है ना, इन पे बड़ा फोकस होना पड़ेगा आपको। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसका नाम है ना। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। ओके, तीसरी अदर क्वांटिटी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, तीसरी चीज है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, है ना। म्यू आर, म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल। यस प्लीज, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल। म्यू इक्वल टू हम बोलेंगे म्यू नॉट म्यू आर। इट इज मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल। राइट, मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। म्यू नॉट की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट होती है नो यूनिट। म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। एक्चुअल में ये म्यू आर जो होता है ना, आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे वहां पर एप्सिलॉन आर होता था। रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होगी, है ना। ओके, अब हम आते हैं ये एच को हम डिफाइन कैसे करेंगे।
तो देखिए इनमें रिलेशनशिप क्या है, तीनों क्वांटिटीज में रिलेशनशिप ये है कि B बराबर होता है म्यू इंटू एच और B बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एच। कोई भी चीज हो सकती है, अगर वहां पर वैक्यूम है और एयर है तो आपका ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए वहां कोई मटेरियल है तो आपका ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। एच को हम क्या बोलेंगे, एच को हम बोलेंगे B अपॉन म्यू, B अपॉन म्यू। या फिर हम अगर मान लो वैक्यूम है तो एच को बोल देंगे B अपॉन म्यू नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, एच की यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर। मैं आपको एच के जो है ना वैल्यूज, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं। ध्यान दो, एच को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। तो देखो आप, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 बात, फॉर ए इनफाइनाइट वायर, फॉर एन इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर की बात करो। कल हमने आपको इनफाइनाइट वायर जो था उसके लिए बताया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बताया था, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये इनफाइनाइट वायर के लिए बताया था। बोथ वे इनफाइनाइट, क्या बोथ वे इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट हो तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री आया था, तो ये बताया था इनफाइनाइट वायर के लिए। अब जरा एच बताना इनफाइनाइट वायर के लिए, एच बराबर आ जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट। बी अपॉन म्यू नॉट क्या आएगा, ये आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। इसे हम कहेंगे एम्पियर पर मीटर। देखिए यूनिट एम्पियर पर मीटर, है ना। ये जो बी की यूनिट है मैंने आपको बताया टेस्ला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत सारी। एक्चुअली मैं सारी यूनिट एक साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे ये टेस्ला है, एमकेएस यूनिट, क्या है एमकेएस यूनिट है, या ऐसा यूनिट बोलो इसको, ऐसा यूनिट है ना, राइट। ये इनफाइनाइट वायर के लिए आया। अब देखिए फॉर सर्कुलर कॉइल एट सेंटर, फॉर सर्कुलर कॉइल एट सेंटर, बड़े सर्कुलर कॉइल का सेंटर पर जो आया था बी, वो क्या आया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आया था सेंटर पर। एक्स बराबर 0 था तो म्यू नॉट एन आई बराबर एन आई अपॉन 2r आया था। अब आप एच बताइए कितना आएगा, एच आएगा बी अपॉन म्यू नॉट, यानी कि एन आई अपॉन 2r आएगा। अब आपका फिर से एक चीज क्लियर हो गई कि इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर आएगी, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट आएगी, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे एक और टर्म के बारे में, है ना, उसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। हाँ जी, तो मैं बात करना चाहता हूं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था ना ईएमएफ, वैसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो ध्यान दो, ये सब बात करने के बाद में मैं बात करना चाहता हूं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में लिखेंगे एमएमएफ। जैसे ईएमएफ लिखते थे वैसे एमएमएफ लिखेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, है ना। एक मिनट जरा, हाँ जी। तो ये मैं बात करना चाह रहा हूं मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। अब आप ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कहीं रिकॉर्डिंग रुक ना गई हो। अभी रुक गई थी थोड़ी देर पहले, ये कुछ पता नहीं कुछ है इंस्ट्रूमेंट में, इसको हम चेक कराएंगे, है ना। एक दो बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग रुक जाती है। फिर रिकॉर्डिंग रुक जाती है तो क्या करते हैं हम कि जितना रिकॉर्ड हो गया उतना तो ठीक है, फिर बाकी दोबारा से करते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं। तो कई बार आप देखते होंगे कि जो वीडियो आता है उसके अंदर कई बार ऐसा आता है कि एकदम से कुछ एब्रप्ट चेंज आता है। तो वो क्या होता है, वो तभी होता है जब अनलकीली रिकॉर्डिंग रुक चुकी होती है। फिर हमें बाद में पता लगता है कि रिकॉर्डिंग रुक गई। फिर क्या करते हैं, उसको जहाँ तक आ गया रिकॉर्ड वहाँ तक सही है,
फिर वापस जहाँ छूटा वहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन दोनों वीडियोज़ को आपस में जोड़ते हैं। भैया बड़ी मेहनत का काम है। हाँ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, if we consider, in any magnetic field, if we consider a closed loop, in any magnetic field, if we consider a closed loop, then line integral of the magnetic intensity H, line integral of magnetic intensity H along that loop is called magnetomotive force of that loop। ये है बात। तो एक बार वापस से पढ़िए पूरी बात। मैंने क्या लिखा? इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इफ यू कंसीडर अ क्लोज लूप देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H along that loop is called magnetomotive force of that loop। मान लो इस बोर्ड में, मान लीजिए 2 मिनट के लिए इस बोर्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मान लो यहाँ पर हमने एक लूप बना लिया। क्या बना लिया? एक लूप बना लिया। ये क्लोज लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस लूप के छोटे छोटे टुकड़े करूं और हर टुकड़े का H लूं और फिर मैं ये कहूं, तो देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको हम कहते हैं FM को हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसको पता है मैं क्या बोलूंगा? इसका मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन HDS या HDL बोल दो, HDL बोल दो। H का वेक्टर बनाइए और DL का वेक्टर बनाइए, है ना। तो ध्यान दीजिए ये आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। इस इंटीग्रल के ऊपर ये जो हमने लगाया है साइन, दिस साइन इंडिकेट्स व्हाट? क्लोज लूप। कि हम जो इंटीग्रल कर रहे हैं दैट इज लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज लूप। इसको हम MMF कहते हैं। अगर मान लो H और DL के बीच में, है ना, ये ध्यान दीजिए FM जो है स्केलर क्वांटिटी है। FM जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ, तो देखिए क्या है ये, इसको मैं कह दूंगा HDL। अगर cos 0 हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, है ना। HDL, अगर H वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो ये इंटीग्रेशन HDL आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए ये FM जो है इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट देखिए क्या आएगी? H की यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर और DL की यूनिट क्या होती है? मीटर, यानी कि इसकी यूनिट एम्पियर आएगी। तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता लगी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट एम्पियर होगी। क्या होगी मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट? एम्पियर। हाँ जी, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज एम्पियर। करेक्ट। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो इक्वेशन है FM, इसकी इक्वेशन क्या है? ये HDL, है ना। ओके, ये आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। अगर मैं इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाए? देखिए इसको मैं कर देता हूं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, इंटीग्रल HDL। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रल म्यू नॉट HDL। म्यू नॉट H क्या होगा? म्यू नॉट H होगा BDL, है
है ना, बी डी एल, या आप बी वेक्टर डॉट डी एल कह सकते हैं। अगर मान लो कुछ एंगल वगैरह कभी दे रखा हो, तो वैसे देंगे नहीं कभी, जनरली बी और डी एल के बीच में जो एंगल होता है वो 0 ही आता है जनरली केस में। बहुत रेयर मतलब कि एंगल अलग होता है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, उसके अलोंग ही निकाला जाता है इसको। तो ये बी वेक्टर डॉट डी एल जो है ये एंगल 0 ही आता है। फिर भी अगर मान लो है तो इसको हम जो है, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। इट इज व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इंडक्शन या इंटेंसिटी की बात है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ पर। तो देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना। देखो क्या है, ध्यान दीजिए। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अच्छा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ की मैं 2 डेफिनेशंस दूंगा। क्या दूंगा? 2 डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ any closed loop, magnetomotive force of any closed loop is equal to algebraic sum Magnetomotive force of any closed loop is equal to algebraic sum of the electric currents passing or crossing through the loop। अब आप इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लो आपके पास में ये कोई लूप है ना। अब इस लूप में से सपोज एक करंट इधर जा रहा है, इस करंट की वैल्यू I1 है। सपोज एक करंट दूसरा इधर जा रहा है, इस करंट की वैल्यू I2 है। सपोज एक करंट इधर आ रहा है, इस करंट की वैल्यू I3 है। अब आपको पता है क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ है आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंटीग्रल HdL, है ना। वेक्टर लगा सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट है ये। क्या है? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आएगा ये, है ना। तो ये आएगा सिग्मा I, बस। दिस इज दी एम्पियर सर्किटल लॉ। आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने लिखा H वेक्टर डॉट DL इक्वल टू सिग्मा I का मतलब क्या है? यहां पर अगर हम बात करें तो सिग्मा I का मतलब है I1 प्लस I2 माइनस I3, ये सिग्मा I है, करेक्ट। अब आप देखो, अगर मैं इसको, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको दोनों तरफ मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा म्यू नॉट H DL, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। अब आप समझ गए होंगे, म्यू नॉट इंटू एच को हम क्या लिख देंगे? म्यू नॉट इंटू एच को हम B लिख देंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर B वेक्टर डॉट DL इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, इस डेफिनेशन से एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे लिखेंगे हम? तो वी विल राइट एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, आप लोग चेक करेंगे। देखिए जी, एम्पियर सर्किटल लॉ मतलब इसकी दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं आप। एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। कुछ बुक राइटर ये वाली डेफिनेशन देते हैं, कुछ बुक राइटर ये वाली डेफिनेशन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सही हैं।
है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, हाँ जी, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी along a closed loop, line integral of the magnetic induction B along a closed loop in a magnetic field। तो ध्यान दीजिए, line integral of the magnetic induction B along a closed loop in a magnetic field is equal to mu naught times the sum of all the currents। यहां पर एक वर्ड डालिए, mu naught times दी, यहां पर एक वर्ड डालिए एल्जेब्रिक। बेटा ये एल्जेब्रिक सम होता है, हाँ एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप। चेक करो, तो ये आपका रिजल्ट ये आया बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आर। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है और दोनों सेम लॉ हैं, केवल अंतर इतना सा है कि उधर म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो आपका ये आ जाएगा, है ना, एच आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसकी गॉस लॉ से कंपेयर कर रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाया था तो उसमें गॉस लॉ पढ़ाया था। गॉस लॉ और ये लगभग इक्वल ही है, लगभग एक जैसे ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों सेम है, दोनों सेम है। आप गॉस लॉ को थोड़ा सा याद करिए। गॉस लॉ में हम क्या करते थे, गॉस लॉ के अंदर जब हम अप्लाई करते थे तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते थे और फिर उस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पता करते थे, है ना। आज भी हम ऐसा ही करेंगे। बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के लिए हम एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाएंगे। देखिए कैसे, तो देखो गॉस लॉ को क्या होता था, मैं गॉस लॉ की बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। हम गॉस लॉ में क्या करते थे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको लिखते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको सिग्मा क्यू लिखते थे, है ना, ऐसे लिखते थे हम, राइट। तो ये जो सिग्मा क्यू होता था वो क्या होता था, सिग्मा क्यू होता था नेट एनक्लोज्ड चार्ज, नेट एनक्लोज्ड चार्ज, है ना, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिए, ये आपका गॉस लॉ होता था, नेट एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या होता था ये, गॉस लॉ होता था। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, यहां तो ये गॉस लॉ होता था, अब यहां पर एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं इसको, है ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे के वैसे होगा जैसे गॉस लॉ का होता था। हम एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एम्पिरियन लूप लेंगे, कहीं भी बना लेंगे, इमेजिनरी एम्पिरियन लूप, है ना। तो टू यूज दिस वी विल कंस्ट्रक्ट, देखिए अभी मैं इसकी एप्लीकेशन करके बताऊंगा 2-4। वी विल कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी एम्पिरियन लूप and then will find
will find sum of all the currents passing through we will construct an imaginary Amperian loop, then we'll find sum of all the currents passing through what? Passing through what? That Amperian loop. है ना? देन फिर हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई. ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक गॉस थ्योरम. जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम होती थी, बिल्कुल लगभग वैसी ही यहाँ पे है. बस यहाँ क्या है कि इंस्टेड ऑफ समेशन ऑफ चार्ज वी आर टेकिंग समेशन ऑफ करंट. इतना ही अंतर है. चलिए, तो मैं कुछ एप्लीकेशन कर दूं एम्पियर सर्किटल लॉ की, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हम इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर. इसके लिए मैं यूज करूंगा इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का, है ना? देखिए, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैं बता चुका हूं, लेकिन अब हम उसका डेराइव करेंगे, जो कि किससे करेंगे? हम एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे. तो मैं कर रहा हूं, आप देखना. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying infinite straight wire. बेटे सभी लोग ध्यान देंगे, हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए अगर एक वायर बहुत बड़ा है और इनफाइनाइट वायर है, इसमें एक करंट बह रहा है आई. हमने आपके लिए इसका फॉर्मूला बता दिया था. B इक्वल टू होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये B होता था. H क्या होता था? H होता था B अपॉन म्यू नॉट. तो H बराबर आ जाता था I अपॉन 2 पाई आर. ये आपका H I होता था, राइट? अब हम इसका यही रिजल्ट निकालेंगे किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ से. सपोज दिस इज करंट I एंड आई वांट टू गेट मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस R, है ना? ये आपके स्कूल में आएगा एग्जाम में. हाँ जी, वो कहेंगे कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. तो देखिए, ये R डिस्टेंस पर आपको B की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो इन ऑर्डर टू यूज एम्पियर्स लॉ वी विल कंस्ट्रक्ट अ सर्कुलर लूप अराउंड द वायर, सर्कल ऑफ रेडियस R, राइट? सो कंस्ट्रक्ट, सबसे पहला काम करेंगे कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ रेडियस R. ये आप स्कूल में लिखेंगे इस तरह से, सर्कल ऑफ रेडियस R, रेडियस R, है ना? एज एन एम्पीरियन लूप, एज एन एम्पीरियन लूप. तो हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया जी R रेडियस का, है ना? नाउ अमाउंट ऑफ करंट passing through the Amperian loop हाँ जी. Now amount of current
passing through the Amperian loop. Amount of current passing through the Amperian loop is I. एक ही तो करंट पास हो रहा है, यहां तो कोई है ही नहीं, यहां तो एक से ज्यादा करंट ही नहीं है। अब देखिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, इट इज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वी नो इट वेरी वेल, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सर्कुलर, है ना, along the circle। तो ये इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सर्कल के along ही है, जो हमने सर्कल लिया है उसके along ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब देखिए हम यूज में लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ B वेक्टर डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बिल्कुल, आप इसको रीराइट करिए, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, दिस टेंड्स टू इंटीग्रल B dl cos 0 इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सभी बच्चे चेक करेंगे इसको, ओके। अब देखिए इट इज इक्वल टू बी को मैं बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि सर्कल का एवरी पॉइंट जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है सेंटर से, सर्कल का एवरी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को बाहर निकाला जा सकता है, और ये इंटीग्रल dl आएगा और ये म्यू नॉट आई आएगा। दिस गिव्स अस व्हाट, b इंटू इंटीग्रल dl आएगा 2 पाई r, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप देखेंगे कि b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये आपका b आ गया है ना। h कितना आएगा बेटा आपका, h आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, तो इसमें b अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा, सर्टेनली इट विल बी i अपॉन 2 पाई r, करेक्ट, ये आपका आएगा। अब अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि ग्राफ ड्रॉ करो b और r में, तो कैसा ग्राफ आएगा, b और r में या h और r में ग्राफ बिल्कुल सिंपल आएगा, इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है, h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है, तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ये r है और ये b है, या ये h है, b और h कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा आएगा, करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ये आपकी एम्पियर्स लॉ की एक सिंपल सी एप्लीकेशन हुई, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन हुई। मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की 1-2 एप्लीकेशन और करता हूं, फिर हम जो है अगला लेक्चर हम कल करेंगे। फिलहाल मैंने इसको मिटा दिया, चलिए इधर से मिटा देता हूं। आप लोग वीडियो जो है ना, जब समझ में नहीं आया तो पॉज करके उसको देख लिया करो। एक कंप्लेंट मुझे मिली थी कि मैं कभी कभी बहुत तेजी से चल जाता हूं, तो भाई जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत तेजी से चल जाता हूं या मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, एक्चुअल में वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर फ्लो में जा रहा होता है और वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होता है, देखो जहाँ कंसेप्ट होता है, जहाँ पर भी लॉजिक आता है, वहाँ मेरी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, मैं बहुत धीरे धीरे कंसेप्ट को इनहेल करता हूँ। लेकिन जहाँ कंसेप्ट नहीं होता है वहाँ मैं थोड़ा सा तेज चला जाता हूँ। तो ऐसे केस में आप लोग क्या किया करो, अगर किसी बच्चे को ये फील होता है कि सर बहुत तेज जा रहे हैं, तो आप क्या करा करो, वीडियो की जो है ना स्पीड स्लो कर दिया करो। वो यूट्यूब पर जो है ऑप्शन आता है कि आप वीडियो को जो है तेज भी चला सकते हैं, स्लो भी चला सकते हैं, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट है, आप लोग कर लिया करो। 0.75 चला लिया करो कभी आपको लगता है कि अगर स्पीड तेज हो गई है तो, राइट। चलिए अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। B
और H। B क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। B और H ड्यू टू करंट कैरिंग cylindrical infinite conductor। तो देखिए मैं आपको कंडक्टर, तो ध्यान दो, B और H ड्यू टू करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट कंडक्टर। तो एक सिलेंडर है हमारे पास में, मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, और सिलेंडर कितना लंबा है जी? इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। सभी बच्चे इस सिलेंडर को देखें, मैं इस सिलेंडर की एक्सिस बना रहा हूं, और ये सिलेंडर बोथ वे इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। अब इसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। सपोज रेडियस इज R, तो कैपिटल R इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना। स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि करंट डेंसिटी J इज करंट डेंसिटी I अपॉन A, करंट डेंसिटी I अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई r स्क्वायर, ये आपका करंट डेंसिटी आएगा, करेक्ट। अब देखिए मेरे पास में 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, और एक पॉइंट यहां है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो है इट इज R ग्रेटर देन कैपिटल R है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? R इज इक्वल टू कैपिटल R है। तीसरा वाला पॉइंट क्या है? R इज लेस देन कैपिटल R है। तो मैं कहता हूं R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इट इज आउटसाइड द सिलेंडर, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R क्या है? आउटसाइड द सिलेंडर है ना। फॉर आउटसाइड द सिलेंडर, और आउटसाइड पॉइंट, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं एक स्मॉल r रेडियस का एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, स्मॉल r रेडियस का सर्कुलर एम्पीरियन लूप, सबसे पहला काम, है ना। तो देखिए कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये आपने रेडियस कर दिया। आप देखिए इसको मैं कहूंगा इंटीग्रल BDL cos 0 इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। बेटा एक बात बताइए, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो इसमें तो सारा ही करंट इसके अंदर से जाएगा, क्योंकि लूप ऐसे कंप्लीट जो है ना सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर को कवर कर रहा है, इसलिए पूरा करंट ऐसे ही जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर B को बाहर निकाल देता हूँ, B को क्या कर देता हूँ? बाहर निकाल देता हूँ, और इंटीग्रल DL को यहाँ रख देता हूँ, और इसको कह देता हूँ म्यू नॉट I। इसके आगे मैं नेक्स्ट स्टेज पे कर रहा हूँ B, इंटीग्रल DL, इसको मैं कह दूंगा 2 पाई R। तो ये आ गया म्यू नॉट I। तो B क्या आ गया? B आ गया है आपका म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें H लिखना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, वो आप आराम से लिख ही देते हो H, तो I अपॉन 2 पाई R, है ना। ये आपका B और H दोनों आ गए, ये आपके क्या हो गए? B और H दोनों आ गए, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर। सेकंड बात, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा तो इट विल बी अ सरफेस ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल ये उसी तरह का है जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टिक्स में किया था ना, ध्यान है आप लोगों को कि एक आउटर पॉइंट था, एक सरफेस पॉइंट था, फिर एक इनर पॉइंट था। बस
वहां पर क्या था, स्फीयर था, आज यहां सिलेंडर है। तो सरफेस ऑफ सिलेंडर, ध्यान दो, सरफेस ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, आपका बी जो है स्मॉल, बस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ जाएगा, यानी आपका फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, यही आएगा। और एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर आ जाएगा आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अब अगला स्टेप है वायर के अंदर, मतलब सिलेंडर के अंदर। क्या चीज है, सिलेंडर के अंदर वाली पॉइंट लेंगे। तो मैं सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट लूंगा और मैं इसको मिटाऊंगा पूरे को, है ना। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो रोक करके मतलब ये नोट डाउन करिएगा, है ना, पॉज कर दीजिएगा। चलिए, ये चीज हो गई। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तीसरा वाला जो पॉइंट है, स्मॉल आर दैट इज इनसाइड द सिलेंडर। तो देखिए तीसरा वाला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड द सिलेंडर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इनसाइड द सिलेंडर। बेटे अब मैं एम्पीरियन लूप यहां बनाऊंगा, स्मॉल आर रेडियस वाला, है ना। तो नाउ एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर will contain current equal to I dash equal to आएगा J इंटू पाई आर स्क्वायर। J इंटू पाई आर स्क्वायर, J क्या है, करंट डेंसिटी। अब आपका वो एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको कहूंगा J इक्वल टू क्या, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चेक करो, तो ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका इसके अंदर करंट आ गया, इसके अंदर करंट आ गया। हमने करंट डेंसिटी पहले ही निकाल दी थी, तो करंट डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर। अब देखिए आप एम्पियर सर्किट लो लगाइए, बी एल कॉस 0 इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, क्योंकि आप एम्पीरियन लूप में आई डैश करंट है जो इसके अंदर है। पूरा करंट आई इस पूरे सिलेंडर के अंदर था। चलिए, तो B कैन बी टेकन आउट, नेक्स्ट B कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रल dl it is equal to mu naught I dash is I r square upon capital R square। तो बेटा B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B in इक्वल टू mu naught I स्मॉल r अपॉन पाई r स्क्वायर। चेक करो, चेक करिए। आप पता है इसको क्या लिख सकते हैं, मैं स्टेप शायद छोड़ दिया एक, आप इसको लिखेंगे 2 पाई स्मॉल r, फिर आप लिखेंगे तो आपका वही आएगा जो मैंने लिख दिया। चेक करो, 2 आएगा क्या, हाँ 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, राइट। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो टॉपिक है ये लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये शायद 10-15 मिनट और लेगा अगला चैप्टर का। आप लोग ध्यान दीजिए, आपके पास में B वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं सिलेंडर के लिए, करंट कैरिंग सिलेंडर, है ना। B वर्सेस R फॉर करंट कैरिंग सिलेंडर।
बिल्कुल ये उसी तरह की बात है जैसा आपके वहां पर हमने किया था। सबसे पहले स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो बी कितना आया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था, करेक्ट। दूसरा, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो बी बराबर क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आया था। तीसरी बात, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तो बी इन कितना आया, बी इन आया है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बी और आर में, है ना। एच का ग्राफ भी यही आएगा, एच का ग्राफ अलग नहीं आएगा। सबसे पहले कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक बी इन है, तो मैं कहूंगा बी इन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बेटे बी इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। फिर उसके बाद में बी आउट, यहां पर बी सरफेस है, यहां पे बी सरफेस है जो कि मैक्सिमम होता है, फिर बी आउट आ जाएगा, ये बी आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये ग्राफ आएगा। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं छोटा सा, और आप लोग वो सवाल करेंगे, है ना। हाँ जी, आप लोग एक सवाल करेंगे, मैं आपको सवाल दे रहा हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे, है ना। आप लोगों को जो सवाल दिया जाता है ना, ये आप व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजा करिए। अगर आपके जैसे मैंने सवाल दिया और आप लोगों ने उसको व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजा, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, और मेरे को खुश करने से आपको फायदा ही होगा, है ना। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये देखिए, एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, लुक एट दिस सिलेंडर प्लीज, हॉलो सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, हॉलो सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आप लोग एक बार डायग्राम को अच्छे से देखिए। सिलेंडर है साहब, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ये आपका सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का। इसका सवाल का जवाब सभी बच्चे करेंगे और भेजेंगे मेरे को। ये आपका सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, है ना। इस सिलेंडर में करंट आई फ्लो हो रहा है, सिलेंडर में करंट आई फ्लो हो रहा है। सिलेंडर क्या है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, ये रेडियस ए है, यहाँ पर इसके ये रेडियस बी है ना। यहाँ पे करंट बहता है ना, यहाँ मटेरियल है, यहाँ करंट बहता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। चलो मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे दिस पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्मॉल आर ग्रेटर देन बी। दिस पॉइंट इज व्हाट, this point is small r is equal to b, and this point, this particular point here, this point is a is less than r is less than b, ये पॉइंट है। एक आपका मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट अंदर अंदर, है ना। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज स्मॉल r is equal to a। एक पॉइंट मैं अंदर ले लेता हूं, अंदर वाला पॉइंट इज स्मॉल आर लेस देन ए। कितने पॉइंट हो गए आपके, सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है, स्मॉल आर ग्रेटर देन बी, सॉरी स्मॉल आर ग्रेटर देन बी, इसका आंसर देना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। पांचों सवालों के आंसर देने हैं आपको। रूल क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का रूल क्या है, सुनो सुनो सुनो। आपको एक सर्कल बनाना है, कहां पर, उस पॉइंट पर जहां आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको बी और एच दोनों फाइंड करने हैं, है ना। तो फाइंड आउट बी इज व्हाट, एच इज व्हाट, है ना। ये सब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसकी, 1-2 एप्लीकेशन और करेंगे, सोलेनोइड, टोरॉइड, और इसके बाद में
हम सोलेनोइड और टोरॉइड करने के बाद में फिर हम फोर्स को पढ़ेंगे, है ना। ये चलो पहले डू योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चन है ना 2 3 4 ये कर लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही आपका फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डू योर सेल्फ वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। ठीक है जी, रिवाइज करिए अच्छे से।